तो 2024 से पहले सीमांचल का सियासी रण का केंद्र बन गया है। पहले अमित शाह, फिर महागठबंधन और अब असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री से 2024 में सीमांचल का मुकाबला त्रिकोणीय होता दिख रहा है। अपने 2 दिनों के दौरे में ओवैसी पदयात्रा और छोटी जनसभाओं के जरिए लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी मौजूदगी महागठबंधन के लिए सिरदर्द बन गई है। – 2024 से पहले सीमांचल रण क्षेत्र बन गया है। बिहार के इस सीमावर्ती इलाके से अगले लोकसभा चुनावों की रणभेरी बजाई जा रही है। एक के बाद एक सियासी दौरे हो रहे हैं। पहले अमित शाह, फिर 7 दलों का महागठबंधन और अब असदुद्दीन ओवैसी ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। AIMIM ने सीमांचल की धरती से 2024 का चुनावी आगाज कर दिया है। ओवैसी अपने 2 दिवसीय 30 घंटों के इस दौरे में सीमांचल को साधने की कोशिश कर रहे हैं। 8 किलोमीटर की पदयात्रा और 3 जनसभाओं के जरिए वो लोकसभा की 4 और विधानसभा की 24 सीटों पर अपनी छाप छोड़ने में लगे हैं। ओवैसी के निशाने पर बीजेपी से ज्यादा सत्ताधारी महागठबंधन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। अगर कोई सत्ता में बैठे हुए मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि मुसलमानों की पार्टी मजलिस है, तो नीतीश कुमार याद रखो, तुम्हारी भी हैसियत जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री तुम जरूर हो, मगर तारीख जब तुम्हारी तारीख लिखेगी तो मौलवी लिखेगा कि भारत में अगर बीजेपी को मजबूत करने वाले का नाम नीतीश कुमार के नाम से लिखा जाएगा। जब गुजरात चल रहा था तो तुम रेलवे के मंत्री थे, तुमने ही यहाँ पर बीजेपी को गुजरात की सरजमीन पर मजबूत किया। तुमने ही सारे देश में अगर अखलाक और पीलू खान की मौत हुई तो यकीनन तुम्हारी पार्टी का भी उसमें साथ रहा। अगर नीतीश कुमार ये समझते हैं कि मजलिस मुसलमानों की पार्टी है, नीतीश कुमार कभी अपने गिरेबान में झांक कर भी आप देख लो कि आप कुर्मी और कुशवाहा से आगे नहीं बढ़ सकते। आपने मुख्यमंत्री तो आप बन गए, मगर आपने हमेशा धोखा दिया। इस दौरे में पहले किशनगंज, उसके बाद वो पूर्णिया पहुंचे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सीमांचल में पहले ही पैठ बना चुकी है। 2020 में 5 सीटें जीतकर उन्होंने महागठबंधन को सीधी चुनौती दी थी। हालांकि बाद में तेजस्वी यादव ने उनके 4 विधायकों को तोड़कर RJD में शामिल करा दिया था। ये उनके लिए बड़ा झटका था, इसलिए वो पार्टी छोड़कर जाने वाले विधायकों पर भी खूब बरसे। और हम अपने इस मकसद से पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये मजलिस के जिम्मेदारों का, अराकीन का भी इजलास है। मैं उनसे भी ये बात कहने आया हूं कि अपने हौसलों को बुलंद रखिए। हम अपने सियासी सफर को, अपनी मंजिल को हासिल करके रहेंगे। लोग आएंगे, लोग छोड़ते चले जाएंगे। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी एक खास रणनीति के तहत सीमांचल के दौरे पर हैं। उनकी नजर सीमांचल के 4 जिलों किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार पर है। बीजेपी और महागठबंधन की बड़ी बड़ी रैलियों और जनसभाओं की जगह ओवैसी छोटी छोटी सभाएं और पदयात्रा के जरिए सीमांचल में पैठ बनाने में लगे हैं। वो 19 मार्च को लोहागढ़ा में कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे और मानुदाह में पदयात्रा भी करेंगे। पदयात्रा के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ओवैसी के सीमांचल दौरे से सियासी पारा चढ़ गया है। इस दौरे से जहां बीजेपी खुश है, तो महागठबंधन की नींद उड़ी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री जी के सीमांचल दौरा के बाद बिहार में सीमांचल का दौरा चल चुका है। कभी महागठबंधन के लोग तो कभी ओवैसी, ये सब लोग कहीं न कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम वोटों को इस्तेमाल करने के लिए, ठगने के लिए ये लोग दौरा बना रहे हैं। सीमांचल के पिछड़ेपन को दूर करने की दिशा में जो बिहार सरकार के द्वारा सार्थक पहल की जा रही है, उसको केंद्र सरकार के द्वारा रुकावट पैदा किया जा रहा है
और अब भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझ में आ गई है कि सीमांचल में उनकी दाल गलने वाली नहीं है, इसीलिए उन्होंने अपने बी टीम का सहारा लेने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जब सीमांचल को अपने नफरत की राजनीति की प्रयोगशाला बनाने की कोशिश शुरू की, अमित शाह का दौरा हुआ, उसी के बाद कांग्रेस और कांग्रेस के साथियों ने इस बात को ठान ली कि हम सीमांचल में गांव-गांव तक जाएंगे और सीमांचल के अपने भाइयों को इस बात से आगाह करेंगे कि कुछ भी हो जाए, हम सीमांचल की वो गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखेंगे। और जो हमें डर था वही हुआ। अब अमित शाह के बाद उनकी बी टीम के कैप्टन बैरिस्टर ओवैसी वहां बीजेपी और आरएसएस के एजेंडा को आगे बढ़ाने पहुंच गए हैं। सीमांचल में सियासी दलों की अति सक्रियता बताती है कि ये इलाका पॉलिटिकली कितना अहम है। यह तय है कि ओवैसी की इस यात्रा से बिहार की, खासकर सीमांचल की सियासत गर्म होने वाली है। उनकी एंट्री से सीमांचल में मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा। यह माना जा रहा है कि सीमांचल में ओवैसी जितने मजबूत होंगे, आरजेडी उतना ही कमजोर होगी। इसलिए महागठबंधन की बेचैनी सबसे ज्यादा बढ़ी हुई है। लेकिन सवाल है कि क्या ओवैसी सीमांचल में अपना जनाधार बढ़ा पाएंगे? क्या ओवैसी महागठबंधन को नुकसान पहुंचा पाएंगे? क्या ओवैसी से बीजेपी को फायदा होगा? न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से प्रवीण, किशनगंज से आशीष और पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। महागठबंधन ने पिछले महीने पूर्णिया के उसी रंगभूमि मैदान में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की थी, जहां से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल 2024 का चुनावी बिगुल फूंका था। इसके बाद अब ओवैसी उसी सीमांचल से अपना चुनावी आगाज कर रहे हैं। सवाल है क्यों? आखिर 2024 से पहले सीमांचल पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड क्यों बन गया है? क्या वजह है कि सीमांचल में बार बार पॉलिटिकल स्ट्राइक हो रही है? इसे समझने के लिए सीमांचल के सियासी गणित को समझना होगा। दो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बिहार का सीमांचल सियासी रण क्षेत्र बन गया है। मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए लगातार सियासी दौरे हो रहे हैं। जोर आजमाइश का आलम यह है कि पिछले साल सितंबर महीने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्णिया से 2024 का शंखनाद किया था। इसके बाद इस साल फरवरी महीने में महागठबंधन ने पूर्णिया के उसी रंगभूमि मैदान में रैली की और अब ओवैसी सीमांचल में पदयात्रा और जनसभा के जरिए अपनी बिसात बिछा रहे हैं। बिल्कुल, ओवैसी की पार्टी का बिहार में अगर पैठ बनानी होगी तो उसके रास्ते तो सीमांचल से होकर के निकलते हैं, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। और पिछली बार विधानसभा के चुनाव में जब वो 5 सीटें जीती थी AIMIM के उम्मीदवार, तो इनका कॉन्फिडेंस और बढ़ा था। और वो जो माइनॉरिटी इलाका है, चाहे वो कटिहार, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, अब इन इलाकों का देख लीजिएगा डेमोग्राफी तो कहीं 40%, कहीं 42%, कहीं 38%, किशनगंज में तो जा कर के 63 से 64% तक माइनॉरिटी हैं। तो AIMIM के जो ओवैसी हैं, ये तो वो एक्सट्रीमिस्ट कार्ड वहाँ खेलेंगे। सीमांचल में इस पॉलिटिकल स्ट्राइक की सबसे बड़ी वजह यहाँ का वोटर गणित है। पहले आप इस गणित को समझिए, फिर आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि आखिर सीमांचल 2024 का सियासी रणक्षेत्र क्यों बना हुआ है। सीमांचल में बिहार के 4 जिले आते हैं जहां मुस्लिम आबादी निर्णायक है। ये जिले हैं किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया। बिहार में कुल मुस्लिम वोटर 16% हैं, जबकि सीमांचल के सिर्फ इन 4 जिलों में 41.75% मुस्लिम वोटर हैं। सीमांचल के लोकसभा क्षेत्रों पर नजर डालें तो किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 67% मुस्लिम वोटर हैं। इसके बाद कटिहार में 38%, अररिया में 32% और पूर्णिया में 30% मुस्लिम वोटर हैं। ओवैसी की पार्टी AIMIM का वजूद मुसलमान वोटों पर टिका है। ऐसे में सीमांचल का रास्ता
उनके लिए सबसे मुफीद है। मुसलमानों को कहीं ना कहीं से संबोधित करने की कोशिश करेंगे कि आपके हितों की अनदेखी सब पार्टियों ने किया, आपको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन आपको मिला क्या? तो जहां पर ये बहुसंख्यक हैं और वहां जाकर के ओवैसी उस कार्ड को अगर खेलते हैं और वहां उनको सफलता मिलती है, तो फिर स्वाभाविक है कि बिहार के दूसरे लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र में भी वो कार्ड खेलेंगे कि देखिए सीमांचल के लोग तो मेरे साथ खड़े हैं। मैं जो इतने दिनों तक समझा रहा था सीमांचल के लोग अब समझ गए और परिणाम हमारे हिस्से में आ रही है। तो स्वाभाविक है कि बिहार में अगर पैठ बनानी होगी ओवैसी को, तो वो सीमांचल उनके लिए सबसे मुफीद इलाका होगा। सीमांचल को जब वो साध लेंगे तो शायद बिहार को साधने में ओवैसी को बहुत कठिनाई नहीं होगी। इसलिए बिहार में पैठ बनाने का रास्ता सीमांचल से होकर के गुजरती है, ये तो बात बिल्कुल स्पष्ट है, समझ में भी आती है। और शायद यही कारण है कि ओवैसी बार बार सीमांचल को ही साधने की कोशिश करते हैं कि सीमांचल अगर सध गया तो बिहार साधने में हमें कोई कठिनाई नहीं। बिहार में कुल मुस्लिम आबादी करीब 16% है। विधानसभा की 243 सीटों में से 47 पर मुस्लिम वोटर निर्णायक स्थिति में हैं। इन 47 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 40% के बीच है। 7 सीटों पर मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। 11 सीटों पर मुस्लिम वोटर 40% से ज्यादा हैं। सीमांचल के सिर्फ 4 जिलों में 41.75% मुस्लिम वोटर हैं। निश्चित रूप से सीमांचल में अगर ध्रुवीकरण होगा तो इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, इससे कौन इनकार कर सकता है। ध्रुवीकरण किन का? ध्रुवीकरण उस माइनॉरिटी का। तो अगर माइनॉरिटी गोलबंद होंगे तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी कि केवल उसका सीमांचल में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में, उधर से अगर माइनॉरिटी गोलबंद होंगे तो इधर से हिंदुओं का पोलराइजेशन होगा। और वो हिंदू जिसको कि महागठबंधन या अन्य पार्टियां अगड़ा, पिछड़ा, ओबीसी, ईबीसी, दलित में बांटती है, वो फिर सब पोलराइज्ड हो जाएंगे। और वो पोलराइज जो होंगे वो उस कम्युनल बेसिस पर हो जाएंगे कि अगर उधर मुस्लिम पोलराइज हो रहे हैं तो इधर हिंदू पोलराइज होंगे। स्वाभाविक है कि हिंदू पोलराइज जब होंगे तो इसका फायदा सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। अगर मुस्लिम और यादव यानी एमवाई आधार वाली आरजेडी के नेतृत्व में महागठबंधन को 2024 लोकसभा चुनाव में कामयाबी मिलती है तो 2025 के विधानसभा चुनाव में भी उसकी राह आसान हो जाएगी। लेकिन इस इलाके में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के उभार से महागठबंधन की चिंता बढ़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीमांचल के सियासी मैदान में ओवैसी के उतरने का कारण तो आपने समझ लिया। यहां का मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ महागठबंधन को भी लुभाता है। ओवैसी की पार्टी 2020 विधानसभा चुनाव में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। तब AIMIM ने 20 सीटों पर चुनाव लड़कर 5 सीटें जीती थी। इस बार फिर से ओवैसी के मैदान में आने से महागठबंधन की धड़कनें बढ़ सकती हैं। आइए अब आपको सीमांचल में सीटों का गणित समझाते हैं। AIMIM सीमांचल में अपनी पैठ पहले ही बना चुका है। अब असदुद्दीन ओवैसी के सामने अपनी पार्टी के विस्तार से ज्यादा बड़ी चुनौती बिहार में हासिल अपनी इसी सियासी जमीन को बचाने की है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी इस इलाके में अपने वर्चस्व को बरकरार रखना चाहते हैं। यही कारण है कि ओवैसी को बिहार में कमजोर करने के लिए तेजस्वी यादव ने AIMIM के घर में ही सेंधमारी कर दी थी और उनके 4 विधायकों का पाला बदलवाकर आरजेडी में शामिल करवा लिया था। रात के अंधेरे में काम करने वालों को रोशनी से बड़ा डर लगता है। पेट में ऐठन हो गई लालू जी के बेटे की, पेट में ऐठन हो गई नीतीश कुमार की, पेट में ऐठन हो गई फिरका परस्तों की। उसने इन 4 को खरीद दिया। उनके खरीदने का गम नहीं, मुझे इस बात का गम है कि सीमांचल का बेटा जिसकी माँ बीमार हो, जिसके बाप के कफन के कपड़े कर पड़ा हो, जहाँ मासूम बच्चे दवाओं से महरूम हो, वो गद्दार कैसे बिक गया। इनके बिकने पर हैरत है। इन बिकाऊ लोगों के खिलाफ आपको अगर इंसाफ लेना है अपनी नस्लों के लिए, अपनी नस्लों के इंसाफ लेना है तो गैरत हमारे दरमियान में जिंदा रहनी चाहिए और इन लोगों से इसका बदला लेना चाहिए।
ये बात महागठबंधन के नेता भी समझते हैं कि बिहार में ओवैसी के मजबूत होने का सीधा लाभ बीजेपी को होगा। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव और इसके बाद सभी उपचुनावों के नतीजे इसके प्रमाण हैं। जहां जहां एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवार उतारे, वहां वहां महागठबंधन के उम्मीदवारों को मुंह की खानी पड़ी और बीजेपी को लाभ मिला। सीमांचल के बाद महागठबंधन ने गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में भी महागठबंधन का खेल बिगाड़ा था। 2020 में एआईएमआईएम ने सीमांचल की 24 सीटों में 20 पर उम्मीदवार उतारे थे। ओवैसी की पार्टी को 5 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी 8 सीटें जीती थी। इसके बाद गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने महागठबंधन को मात दी थी। गोपालगंज में बीजेपी मात्र 1794 वोटों से जीतने में कामयाब रही थी, जबकि एआईएमआईएम के उम्मीदवार को लगभग 8000 वोट मिले थे। यानी एआईएमआईएम ने महागठबंधन के वोट काटकर बीजेपी की जीत में बड़ा योगदान दिया था। मतलब साफ है कि ओवैसी की मौजूदगी में महागठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती वोटों के इस बिखराव को रोकने की होगी। ओवैसी की पार्टी इस पोजीशन में आ चुकी है कि वो वोटों का बिखराव कर सकती है, यानी मुस्लिम वोटों का जो डिवीजन हो रहा है उसका सीधा असर महागठबंधन पर पड़ रहा है और उसका एक दूसरी तरफ से देखें तो उसका फायदा बीजेपी को हो रहा है। अब इसे रोकने के लिए गठबंधन को जो खासतौर से आरजेडी को, क्योंकि आरजेडी का वो गढ़ रहा है, आरजेडी को अपना जो एमवाई कॉम्बिनेशन है, जो उसकी एक स्ट्रांग कंस्टिट्यूएंसी है और वोट बैंक है, उसे सुदृढ़ करना पड़ेगा, उसे मजबूत करना। और विशेष में आज बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।